हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैकेंसी आ चुकी है, तो आज से जो है हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, जिनकी सारी क्लासेस आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके का एक स्पेशल वीडियो सेशन, जो कि आपके नाविक और यांत्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, या ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इनमें से कौन से क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं शास्त्रीय संगीत, साहित्य, शास्त्रीय नृत्य या फिर सिनेमा। तो भारत में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक उत्कृष्ट पुरस्कार है, जो कि हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो उल्लेखित 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी भी भाषा में जो है उत्कृष्ट लेख के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य के क्षेत्र में। और भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1965 में, यानी कि 1965 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इनमें से कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इन्हें जो है इनमें से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं और इन्हें जो है वर्ष 2001 में भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न, उसके द्वारा भी जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहनाई और भारत रत्न, क्योंकि ये शहनाई वादक हैं और इन्हें भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि जोगसोंग चोटी इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। तो जोगसोंग चोटी जो है वो हिमालय के जनक खंड की एक चोटी है और ये जो है हमारे भारत देश के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगर बात की जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है वो 7462 मीटर है। जोगसोंग चोटी की ऊंचाई 7462 मीटर। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन 1921 के मंत्री बनने के बाद में प्रथम भारतीय थे। तो ऑप्शंस दिए गए हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, उपेंद्रनाथ बनर्जी, मनिंद्रनाथ बनर्जी या फिर JN बनर्जी। तो ब्रिटिश शासन में जो है 1921 में मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, मैं साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अब आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए जो है आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद में जो है आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप लोग मेरा यूज़र नेम सर्च करके मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा आपको मेरी प्रोफाइल की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। दोस्तों, मेक श्योर कि आप मुझे यहाँ फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी सारी फ्री क्लासेस के नोटिफिकेशन और अपडेट्स जो है वो मिलते रहेंगे। और क्लास को अनलॉक करने के लिए जो है आप लोग ये कोड DPYT10 इसको यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप लोग मेरी सारी स्पेशल क्लासेस को फ्री ऑफ कॉस्ट अनलॉक कर पाओगे। और साथ ही एक चीज़ और बता दूं कि अनअकैडमी के द्वारा आपके इंडियन नेवी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक नया बैच भी शुरू किया जा रहा है, जो कि आपका होने वाला है ब्रह्मपुत्रा नेवी डिटेल बैच कोर्स 2022। ये बैच जो है वो आपका 22 दिसंबर से शुरू होगा और 28 फरवरी 2022 तक चलने वाला है, जिसमें कि प्रियांक सर अर्थमेटिक पढ़ाएंगे, धर्म सर जो है वो इंग्लिश पढ़ाएंगे, जितेश सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, और साथ ही मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है GS का सेक्शन कवर करवाऊंगा। तो अगर आप लोग इंडियन नेवी की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसमें जो है इनरोल कर सकते हो। और साथ ही अगर आप लोग DPYT10 इस कोड को यूज़ करते हो तो आपको जो है इस कोर्स में 10% का ऑफ भी देखने को मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि किसके शासनकाल में जो है कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक।
तो सन 1851 में जो है कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच में जो पहली टेलीग्राफ सेवा थी, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, यानी कि जो आपके लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, यानी कि 1848 से लेकर के 1856 के बीच में, उसके मध्य में जो है इसको शुरू किया गया था। और इन्हीं के शासन में जो है वो रेल को शुरू किया गया था। साथ ही जो है डाक टिकट भी जो है इन्हीं के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में रेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये भी आ सकता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे जो है आपको एक पॉलिटी का क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में जो है वो इंडियन पॉलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि आपके नाविक एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनते हैं वो कवर करवा दूंगा, जिससे कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको अटेंड कर पाओगे। तो क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के जो है संरक्षण से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस दिए गए हैं अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49 या फिर अनुच्छेद 42। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 49 है, यानी कि अनुच्छेद 49, वो आपके राष्ट्रीय महत्व स्मारकों के स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है। और अगर बाकी ऑप्शंस की अगर बात की जाए तो देखिए अनुच्छेद जो 48 दिया गया है, ये आपके राज्य को पशु नस्ल सुधार कर तथा पशुवध पर जो रोक लगाते हैं उसके ऊपर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 49। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको जो है नाविक एग्जाम में स्टैटिक जीके से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और आपको पता है कि सिर्फ 5 मार्क्स की जीके आती है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चंस इतने हार्ड नहीं होते हैं। तो आप लोग अगर थोड़ी बहुत मेहनत करते हो तो आप आसानी से जो है इसको अटेंड कर पाओगे और पूरे मार्क्स भी सिक्योर कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जल्दी ही सारी क्लासेस शुरू होने वाली है, तो आप लोग वीडियोस पे कंटिन्यू बने रहिएगा, चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा, साथ ही अनअकैडमी क्लासेस को भी फॉलो अप करते रहिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथक का प्रख्यात नर्तक या फिर नर्तकी है, कथक का। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस दिए गए हैं बिरजू महाराज, राजा रेड्डी, किरण सहगल या फिर सरोजा वैद्यनाथन। तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो प्रसिद्ध कथक नर्तक है और इनका अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 1938 में आपके यूपी लखनऊ में हुआ था। और ये जो है भाई इनको जो है भारत सरकार के द्वारा 1986 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। साथ ही जो है इन्हें कालिदास सम्मान और संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी फेमस हो जाते हैं, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान में रखिएगा बिरजू महाराज। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शंस दिए गए हैं लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष। तो संयुक्त बैठक जो है वो आपके संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो है इसका हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 यानी कि 108 में किया गया है। और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, जबकि इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा के द्वारा, यानी कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा की जाती है। यानी कि बैठक की अध्यक्षता जो होगी वो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होगी और ये जो संयुक्त बैठक है ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से गुजरती है। ऑप्शंस दिए गए हैं मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा। और इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में, भूमध्य रेखा जो है उसके उत्तर में 23.5 डिग्री के कोण पर जो है वो कर्क रेखा स्थित है। और ये जो कर्क रेखा है ये केंद्र से होकर के गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है, जो कि हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जो कि आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम और पश्चिम बंगाल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 8 राज्य है और ये जो है केंद्र से होकर के गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, कर्क रेखा। और ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपको ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित भीमबेटका शैलाश्रय जो है ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शंस हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक।
तो भीमबेटका जो है ये भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले के एक स्थित जो है ये एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। और ये जो है मतलब कि आदि मानवों के द्वारा जो शैल चित्र थे या फिर जो शैलाश्रय निर्माण किए गए थे उनके द्वारा बनाए गए थे, उनके लिए जो है ये प्रसिद्ध है। और इनकी खोज जो है वो 1957 से 58 के बीच में हुई थी और यूनेस्को के द्वारा जो है इनको मतलब कि विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि जल विद्युत संयंत्रों में जल की किस ऊर्जा का उपयोग जो है वो बिजली बनाने के लिए किया जाता है। तो जल विद्युत संयंत्रों में जो है जल की जो स्थितिज ऊर्जा होती है यानी कि जो पानी की पोटेंशियल एनर्जी है उसको विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, जो कि आपके बड़े बड़े बांधों में स्थित जो जल को टरबाइनों पर गिरा करके यानी कि जो टरबाइन होते हैं उसके ऊपर पानी को गिरा करके जो है बिजली का निर्माण किया जाता है या फिर बिजली उत्पन्न की जाती है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन आपको दिया गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन गैस। तो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के जो विस्तृत फैलाव है उसको हम लोग सिंपली वायुमंडल के नाम से जानते हैं या फिर जो है इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और अगर आयतन के अनुसार जो है वायुमंडल में गैसों का मिश्रण जो है उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि गैसें जो है किस परसेंटेज के अनुपात में पाई जाती है, तो सबसे गैस ज़्यादा जो पाई जाने वाली है वायुमंडल में वो आपकी हो जाएगी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ये हमारे वायुमंडल में 78.8% पाई जाती है, 78.8%। इसके अलावा जो है ऑक्सीजन आपके पाई जाती है 20.95% और आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है इसमें पाई जाती है। और इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ आपको क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये किस वर्ष में आरंभ किया गया था या फिर किस वर्ष में शुरू किया गया था। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये हमारी भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। और ये जो है किसी व्यक्ति विशेष को जो है भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और प्रथम बार ये जो है यानी कि पहली बार ये जो है वो दादा साहेब फाल्के की जो है 100वीं जयंती पर 1969 में दिया गया था, यानी कि 1969 में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपको दिया गया है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला ये किसके द्वारा रचित है या फिर जो है इसकी रचना किसने की है। ऑप्शंस हैं कि द्विजेंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला इसकी रचना जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। जब 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो उस समय जो है इसकी रचयिता या फिर जो इसकी रचना है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। लेकिन जब बांग्लादेश बना तो इसकी जो पहली 10 पंक्तियां थी वो बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर ली गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा था, यानी कि भारत और बांग्लादेश के लिए। यानी कि जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। साथ ही बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला ये भी जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आर्कटिक होम ऑफ द वेदास ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं। ऑप्शंस हैं विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक या फिर मैक्स मूलर। तो आर्कटिक होम ऑफ द वेदास जो पुस्तक है ये इसकी रचना जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और ये जो पुस्तक है उन्होंने 1903 में लिखी गई थी। ठीक है, तो इस पुस्तक के अंदर जो है उन्होंने आर्यों की उत्पत्ति का वर्णन किया है, यानी कि आर्य कहाँ से आए थे, क्या उनकी उत्पत्ति रही है, इसके बारे में जो है उन्होंने बताया है। और इस पुस्तक के अकॉर्डिंग जो है आर्यों का मूल निवास वो जो है वो उत्तरी ध्रुव को माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने लिखी है आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके इनमें से क्या रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि वर्तमान में जो है अभी काफ़ी सारे नाम चेंज किए गए हैं महत्वपूर्ण सिटीज़ के, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस हैं
कि मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, दीनदयाल उपाध्याय या फिर राम मनोहर लोहिया। तो इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों को बताए हैं समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आपके एग्जाम में जो है स्टैटिक जीके के ही क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह से क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कम बनते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको रिवाइज भी कर लीजिएगा बाद में एग्जाम से पहले। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जो है इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।